नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत बर्नट्रेड मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि द्वयाधिकार के अंतर्गत स्थिर संतुलन हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसके पूर्व हमने कुरनोट मॉडल का एनालिसिस किया था। कुरनोट मॉडल की वही मान्यताएं यहाँ पर बर्नट्रेड मॉडल में भी कार्य करेंगी, लेकिन कुरनोट ने अपने सिद्धांत में ये मान लिया था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति स्थिर है, यानी सप्लाई को स्थिर माना था। और यहाँ पर बर्नट्रेड मॉडल ने अपने सिद्धांत में ये माना कि किसी भी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य स्थिर है। यानी कुरनोट ने अपने मॉडल में ये मान लिया था कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई यानी ए फर्म द्वारा जो भी सप्लाई की जा रही है वो कांस्टेंट है, बी फर्म द्वारा जो भी सप्लाई की जा रही है वो कांस्टेंट है। तो उन्होंने अपने मॉडल में माना था कि सप्लाई इज कांस्टेंट इन कुरनोट मॉडल, जबकि बर्नट्रेड मॉडल ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यानी ए फर्म जो प्राइस रख देगी, बी फर्म मान लेती है कि अब वो प्राइस में चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक बेसिक एजम्पशन हम यूज कर रहे हैं कि प्राइस इज कांस्टेंट। ओके, तो आइए हम बर्नट्रेड मॉडल को और अधिक देखते हैं, यानी कुरनोट मॉडल के सुधार के रूप में हम बर्नट्रेड मॉडल का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बर्नट्रेड मॉडल के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कुरनो ने अपना जो मॉडल इस मान्यता पर दिया था कि अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंदी फर्म की पूर्ति स्थिर है, जो अभी हम डिस्कस किए। जबकि बर्नट्रेड मॉडल यह बताता है कि प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानेगा, यानी वो प्राइस स्थिर या कांस्टेंट मानता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है कुरनोट मॉडल और बर्नट्रेड मॉडल में। आइए, और इस मॉडल के अनुसार ए फर्म एंड बी फर्म, यानी दो फर्में हमने एज्यूम किया है, दोनों फर्में आपस में तब तक कीमत प्रतियोगिता करेंगी, यानी प्राइस कंपटीशन करेंगी, जब तक कि वो प्रतियोगी कीमत स्तर पर नहीं पहुंच जाती है। यानी अगर ए फर्म प्राइस डिक्लाइन कराता है तो बी फर्म भी प्राइस डिक्लाइन करेगा, बी फर्म भी प्राइस डिक्लाइन करेगा। ए फर्म डिक्लाइन किया, उससे नीचे बी रखेगा, फिर पुनः ए फर्म प्राइस डिक्लाइन करेगा, फिर बी रखेगा। अर्थात एक प्रकार से इन दोनों के बीच मूल्य प्रतियोगिता होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने साइड ला सके। ए फर्म प्राइस रखता है ताकि आ जाए, बी उससे नीचे रखेगा, फिर ए उससे नीचे रखेगा। इस प्रकार लगातार कीमत प्रतियोगिता चलती रहती है जब तक कि स्थिर संतुलन प्राप्त ना हो जाए। स्थिर संतुलन कहां पे प्राप्त होगा? प्राइस कंटिन्यू, चाहे ए फर्म की आप बात कर लो चाहे बी फर्म की बात कर लो, प्राइस कंटिन्यू डिक्लाइन करेंगे। दोनों फर्में मूल्य को कम करके ग्राहकों को आकर्षित करेंगे, लेकिन उस लेवल के बाद प्राइस डिक्लाइन करना दोनों फर्में बंद कर देंगी, और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट उनके लिए एक बैरियर का काम करेगी। यानी मार्जिनल कॉस्ट से नीचे दोनों फर्में कभी भी प्राइस डिक्लाइन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी फर्म लागत के नीचे वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं करेगी। तो एक प्रकार से ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये एक प्रकार से प्राइस प्रतियोगिता को, प्राइस कंपटीशन को ब्रेक दे देगी, और स्थिर संतुलन यहीं पर हमको मिल जाएगा। यानी स्थिर संतुलन का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहीं पर आ जाएगा। क्लियर है? तो स्थिर संतुलन यानी प्राइस प्रतियोगिता, यानी प्राइस घटाने की जो प्रतियोगिता होती है उसे कॉस्ट रोक देगा, और वहीं पर एक स्थिर संतुलन हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, और अंत में दोनों फर्में जो क्या करती है, प्राइस कंपटीशन कर रही हैं, कीमत प्रतियोगिता कर रही हैं, कीमत प्रतियोगिता जब दोनों फर्में कर रही हैं तो ऐसे स्तर पर पहुंच जाती हैं, ना तो कोई फर्म उसके नीचे मूल्य को कम करना चाहेगा, क्योंकि उसे लागत ऐसा करने से नहीं देगी, करने से मना करेगी। यानी एक लेवल होता है प्राइस डिक्लाइन करने का, लेकिन प्राइस आप तब तक डिक्लाइन करोगे जब तक मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना आ जाए। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगी, आप प्राइस कंपटीशन नहीं करोगे। क्योंकि, और दूसरा, फर्म इस मार्जिनल, यदि प्राइस जो होती है ये
अधिकतर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगी और इसके ऊपर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर कभी प्राइस कोई बढ़ाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि अदर फर्म के पास ग्राहक कहीं चले ना जाए। तो यानी ग्राहक खोने के डर से, ग्राहक खोने के डर से कोई भी फर्म अपने कमोडिटी का प्राइस बाद में बढ़ाना पसंद नहीं करेगा। यदि उनमें से एक प्रतियोगी कीमत से ऊपर कीमत बढ़ाता, मान लीजिए एक फर्म है वो मिनिमम प्राइस से फिर से प्राइस ऊपर बढ़ाना चाह रही है, प्राइस बढ़ाता है तो अपना समस्त व्यवसाय अपने प्रतिद्वंदी के पास खोल देगा। यानी उसके सारे ग्राहक उसके दूसरे फर्म यानी बी फर्म के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी इससे कम, क्योंकि ए ने प्राइस बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक है सारे ग्राहक बी के पास आ जाएंगे। इस प्रकार प्रतियोगी कीमत पर इससे संतुलन प्राप्त होता है, जहां पर दोनों फर्में आपस में उत्पादन को आधा आधा या बराबर बराबर बांट लेंगे। यानी एक ऐसा इक्विलिब्रियम लेवल आएगा, ऐसा संतुलन लेवल आएगा जहां पर एक निश्चित मूल्य पर, संतुलन में निश्चित मूल्य पर बाजार आधा आधा बढ़ जाएगा, उत्पादन आधा आधा बढ़ जाएगा। वही बरेंट्रेड संतुलन होगा। वही मान्यता है जो कूरनोट की मान्यताएं हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दो स्वतंत्र विक्रेता होते हैं, ए और बी हमने यहाँ माना है। स्वतंत्र इसलिए है कि एक की चाल दूसरे की चाल, एक फर्म दूसरे की चाल को स्थिर मान करके चलता। मान लीजिए ए ने जो प्राइस निश्चित किया, बी ये मान लेता है कि अब ये प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसके आधार पर थोड़ा सा कम प्राइस निर्धारित करता है ताकि एक एक ग्राहक उसके पास आ जाए। दूसरा, वो समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, यहाँ पर खनिज जल को लिया गया है, ठीक है, और खनिज जल है जिसकी सीमांत लागत शून्य है, अर्थात इसकी लागत नहीं है क्योंकि हमको फ्री नेचुरल रिसोर्स के रूप में मिला है, इसलिए यहाँ पर सीमांत लागत को शून्य माना गया है और एक्स एक्सिस को ही हमने सीमांत लागत कर्व मान लिया है। क्यों? क्योंकि सीमांत लागत शून्य है, इसलिए एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस को हमने माना है कि दिस इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट लाइन। कुल उत्पादन का पूर्ण विक्रय आवश्यक है क्योंकि वस्तु विनाशील है, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ द बायर, जबकि सेलर्स लिमिटेड है जो यहाँ पर 2 है, सेलर्स 2 होते हैं। उत्पादन की लागत शून्य है, इसलिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0 है और हम एक्स एक्सिस पर बैठे हैं। दोनों फर्मों समान लागत समान मांगे हैं, दोनों फर्मों की लागतें समान है और तभी तो लागत समान होगी, तभी बाजार को आधा आधा बांट पाएंगे, तभी दोनों फर्मों की कीमतें समान होंगी। इसलिए यहाँ पर इस एजम्पशन को आपको बहुत गौर से देना होगा कि दोनों फर्मों की लागत समान है और मांगे, लागत भी समान है और मांग भी समान है। इसलिए हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित मूल्य में दोनों उत्पादन को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, निर्णय करते हैं कितनी मात्रा का उत्पादन और बिक्री करना चाहते हैं। नाउ प्रत्येक फर्म अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन के संबंध में रखने वाली योजना के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता है कि ए प्राइस फ्यूचर में डिक्लाइन करेगा या नहीं, मैं ये मान लेता हूं कि ए के द्वारा निर्धारित मूल्य अब परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए बी जो अपना प्राइस निर्धारित करता है वो ए से थोड़ा कम करता है, तो ताकि ए के ग्राहक बी के पास आ जाए, और फिर बी रिएक्शन करता है, वो अपना प्राइस बी से थोड़ा सा कम करता है। इस प्रकार प्राइस वार चालू हो जाता है, प्राइस वार चालू हो जाता है और प्राइस वार का रिजल्ट क्या होता है कि लगातार प्राइस कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। आगे हमारे पास है ये रेखा चित्र, रेखा चित्र में हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में आपका जो लंब अक्ष है, लंब अक्ष ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस है, प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास डीबी, यहाँ पर बी सेलर्स को हमने आधार अक्ष पर लिया और ए सेलर्स को इधर आधार अक्ष पर यानी माइनस एक्स एक्सिस पर रखा, लेकिन माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर हमने प्लस एक्स एक्सिस पर बी सेलर्स को रखा। अर्थव्यवस्था में ये मांग रेखा जो आपके पास डी ए डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व किसके लिए है? ए सेलर के लिए है। और यहां पर डी बी डिमांड कर्व दैट इज फॉर बी सेलर के लिए है, ये बी सेलर के लिए है।
तो यानी हमारे पास दो प्रकार के दो डिमांड कर्व है। अगर दोनों समझौता कर लें, सपोज दैट दोनों फर्में समझौता कर लें, अगर मान लिया सब, वैसे हमने एजम्पशंस नहीं मानी, अगर ये समझौता कर लेते हैं तो ओपी प्राइस पर ये प्राइस आपका है, ये प्राइस है, ओपी प्राइस पर ए फर्म ओपी आपका ये प्राइस क्या है, ये एग्रीमेंट प्राइस है। इस प्राइस पर ए फर्म ओई मात्रा का उत्पादन करेगा, आउटपुट करेगा, और बी फर्म जो होगी ये ए फर्म द्वारा है उत्पादन, और बी फर्म ओसी मात्रा का उत्पादन करेगी, ये बी फर्म द्वारा उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ए को मिलने वाला लाभ ये आपका शेडेड एरिया है, ये पूरा शेडेड एरिया है, एज प्रॉफिट है, और ये आपका ये जो चतुर्भुज है इसको भी मैं शेडेड कर देता हूं, ये आपका बीज प्रॉफिट है, बी फर्म का प्रॉफिट है। इस प्रकार दोनों फर्में लाभ कमाएंगी अगर समझौता मूल्य ले ले तब। ये आपका जो प्राइस है यही एग्रीमेंट प्राइस है, अगर एग्रीमेंट प्राइस में दोनों फर्में ए फर्म एंड बी फर्म एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज ओबी एग्रीमेंट प्राइस, तो दोनों फर्मों को ये जो शेडेड एरिया है ए फर्म का और शेडेड एरिया आपका बी फर्म का है, इतना लाभ मिलेगा। लेकिन दोनों फर्में समझौता नहीं करती हैं, इसलिए दोनों फर्मों के बीच में प्राइस वार प्रारंभ हो जाता है। प्राइस वार का मतलब मूल्य युद्ध, लगातार मूल्य कम करने की होड़, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपने पास ले आए। मान लीजिए दोनों फर्में समझौता नहीं करती हैं, तो ए फर्म सबसे पहले ए फर्म जो होती है वो प्राइस निर्धारित करती है, कितना, ये उसके पास डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कितना है, डी ए इक्वल टू डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व पर ओपी प्राइस रखती है, देखिए ओपी प्राइस है, ओपी प्राइस निर्धारित करती है, जिससे वो ओई मात्रा बेचती है, ये ओई आउटपुट वो बेचती है, ये उत्पादन बेचती है, इतनी क्वांटिटी बेचती है, ये इक्विलिब्रियम है। 10 ये फर्म चाहती कि मैं इतना लाभ कमाऊं, ये इतना लाभ कमाने की है, यानी ये एज प्रॉफिट है, ये मान के चलती है कि अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ये एज फर्म की प्रॉफिट है। ओके, अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में बी फर्म एंट्री करती है, और बी फर्म ने ओपी प्राइस की अपेक्षा इसने OP1 प्राइस रखा, बी फर्म ने OP1 इतना प्राइस रखा, क्यों, ए फर्म की अपेक्षा इसने कम रखा, ताकि ए फर्म के ग्राहकों को वो बी फर्म में ला सके, इधर के ग्राहक को यहां लाया जा सके। क्यों, क्योंकि ओपी प्राइस जो है, ओपी प्राइस इज ग्रेटर देन OP1 प्राइस, इसलिए ए फर्म द्वारा निर्धारित वस्तु का मूल्य बी फर्म के द्वारा ज्यादा है, इसलिए इधर से ग्राहक इधर आएंगे। परिणाम स्वरूप फर्म जो द्वारा उत्पादन की जो मात्रा होगी, वो उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, ये आपके पास ये सी कर लेते, सी उत्पादन की मात्रा होगी। अतः जो ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट बी फर्म का प्रॉफिट होगा, बी फर्म का प्रॉफिट होगा। ओके, अब क्या करता है, फिर ए फर्म रिएक्शन करेगा, तो यहां पर आप देखिए बी फर्म का इक्विलिब्रियम, डीबी इसका डिमांड कर्व है, आपके पास OP1 प्राइस है, OC आपका आउटपुट है, इसलिए फर्म को ये चतुर्भुज OP1, इसको मान लीजिए B, OP1 BC आपका टोटल प्रॉफिट है। इसी प्रकार यहां पर भी चतुर्भुज आपका, इसको A मान लेते हैं, OPAE टोटल प्रॉफिट है। ओके, तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं। अब ए फर्म के जब ग्राहक चले जाएंगे इधर, तो ए फर्म पुनः प्रतिक्रिया करता है, अब पुनः प्रतिक्रिया करने के बाद ए फर्म अपना मूल्य ओपी से घटा करके इतना कर देता है, कितना, OP2 कर देता है। अब देखिए इसने मूल्य किसने कम कर दिया,
किस ग्राहक किसने कम कर दिया? आपका बी ने, ए फर्म ने, ताकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी फर्म का ये प्राइस है, बी फर्म के प्राइस से ए फर्म का प्राइस कम हो जाता है। अब इधर से ग्राहक इधर जाना चालू हो जाएंगे और इसका उत्पादन ए फर्म का अब बढ़ करके हो जाएगा E1। हम आ जाते हैं A1 पर। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? OP2 प्राइस हो जाएगा और इसका उत्पादन OE1 बढ़ जाएगा, ये आउटपुट, और अब फर्म कितना लाभ कमाएगी? ये शेडेड पार्ट के बराबर। अब इसके ग्राहक इधर जाएंगे तो बी पुनः रिएक्शन करता है और बी पुनः रिएक्शन करने के बाद बी अपना मूल्य घटा करके कितना कर देता है? OP3 घटा देता है। अब जो ए फर्म के जो ये लाभ कमा रहा था, इसके ग्राहक इस साइड जाएंगे और जब इसके ग्राहक बी फर्म की तरफ जाएंगे तो बी फर्म को अब क्या हो जाएगा? बी फर्म का लाभ ये हो जाएगा शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट हो जाएगा और उत्पादन उसका बढ़ जाएगा और वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार प्राइस वार प्रारंभ होता है। प्राइस वार कैसे प्रारंभ होता है? ए ने जब इतना मूल्य रखा तो बी ने डिक्लाइन किया इतना मूल्य, फिर जब बी ने डिक्लाइन किया तो ए ने पुनः डिक्लाइन किया, ए ने इतना मूल्य डिक्लाइन किया, फिर बी ने अपना मूल्य डिक्लाइन किया और इस प्रकार प्राइस वार चलता जाएगा। पुनः ए फर्म अपना फिर से मूल्य कम करेगी और उसके बाद उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ने के बाद इतना लाभ कमाएगा, फिर इसके बाद बी और इसके ग्राहक इसके पास जाने चालू हो जाएंगे, फिर इसके ग्राहक रिएक्शन करेंगे, किसके ग्राहक रिएक्शन करेंगे, और इस प्रकार लगातार प्राइस वार से मूल्य घटते 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 कहां पर आ जाएगा? इस पॉइंट पर आ जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में एक लेवल पर दोनों फर्मों के लिए क्या हो जाएगा? प्राइस शून्य हो जाएगा। दोनों फर्मों के लिए ए एंड बी फर्म दोनों शून्य मूल्य पर ए फर्म ओ ए मात्रा का उत्पादन करेगी, ओ ए आउटपुट ऑफ ए फर्म, एंड ओ बी आउटपुट ऑफ बी फर्म। यानी अर्थव्यवस्था में देखिए अब यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगी। तो देखिए संतुलित मूल्य शून्य पर दोनों फर्में आधा आधा बाजार ओ ए और ओ बी बांट लेंगी और अर्थव्यवस्था में मूल्य इस शून्य मूल्य से ना तो कभी ऊपर की ओर जाएगा, ये ना तो ऊपर जाएगा और ना तो नीचे आएगा, ये हरदम ओ पॉइंट पर इसी जीरो प्राइस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि सीमांत लागत शून्य है, इसलिए सीमांत लागत शून्य होने के कारण ये बाजार में मूल्य शून्य होगा, ना शून्य से मूल्य नीचे जाएगा ना शून्य से मूल्य ऊपर जाएगा और आधा आधा बाजार ए फर्म ले लेगी और आधा बाजार बी फर्म ले लेगी। इस प्रकार दोनों फर्में आधा आधा बाजार को बांट लेंगी। यही बरन ट्रेड स्थिर संतुलन को दर्शाता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, अर्थव्यवस्था में विदाउट समझौता के यदि कोई समझौता नहीं होता तो ए फर्म पहले ओपी प्राइस निर्धारित करता है जिसके परिणाम स्वरूप लाभ कमाता है, बी फर्म उससे कम मूल्य निर्धारित करती है और वो P1 पे आ जाता है। जब ए फर्म पुनः रिएक्शन करता है तो देखता है कि इसका बी फर्म ने मूल्य कम किया तो वो पुनः अपना मूल्य कम कर देता है और P2 पर आ जाते हैं। इस प्रकार लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होता चला जाता है और अंत में हम शून्य मूल्य पर आ जाते हैं जहां पर ए और बी फर्म दोनों आधे आधे बाजार को आपस में बांट लेते हैं। यही बरन ट्रेड स्थिर संतुलन मॉडल है। अर्थात अर्थव्यवस्था में बरन ट्रेड मॉडल के अनुसार प्राइस क्या होगा? जैसे कुरनोट ने 1/3 कहा था, इस बरन ट्रेड ने कहा शून्य मूल्य होगा। मात्रा कितनी होगी? मात्रा 50% एक की होगी और 50% दूसरे की होगी, यानी हाफ एंड हाफ। ओके, दोनों आधा आधा बाजार को बांट लेंगे। तो कुरनोट मॉडल में जो था मार्केट वो 1/3 बंटता है और वहां पर टोटल मार्केट दोनों फर्मों द्वारा 2/3 बंटता है। यहाँ पर दोनों फर्मों द्वारा 1/2 प्लस 1/2 यानी पूरा बाजार 50% का बांट लिया जाता है दोनों विक्रेताओं द्वारा। तो इस प्रकार हम बरन ट्रेड सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो ये हमारा पास रेफरेंस बुक्स में स्पेशल थैंक करना चाहेंगे एमएल झिंगन जी का, कोत्सियानीस का और एचएल आहूजा जी का। हमें उम्मीद है कि आपको यह मॉडल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।